हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम रोटेट करना चाहते हैं। मींस एक एक्सटर्नल एजेंट है वो उसे रोटेट करना चाहता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो कि फील्ड के अलॉन्ग रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसे रोटेट करना चाहता है तो उसे कितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे आज। ओके, तो सब देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज ये, तो डाइपोल को अगर हम जब किसी एंगल पे रखते हैं तो डाइपोल खुद व खुद उस अलॉन्ग हो जाता है, उस फील्ड के अलॉन्ग ही हो जाता है ना, क्योंकि इस पे एक टॉर्क लगता है, इलेक्ट्रिक टॉर्क लगता है, जिसे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना होता है वो टॉर्क? टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, है ना। ये जो टॉर्क है ये इसको कहाँ रखता है? इस फील्ड के अलॉन्ग रखता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम इसे खुद रोटेट करना चाहते हैं। हम इसे रोटेट करना चाहते हैं, एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना है हमें, है ना। जो एक तो टॉर्क लगा हुआ है ऑलरेडी, जो इलेक्ट्रिक टॉर्क है, हम लगाएंगे उसके अपोजिट एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे, और वो टॉर्क क्या करेगा? इसे रोटेट करके एक एंगल पे ले जाएगा फील्ड के अलॉन्ग इस डाइपोल को। ये सपोज डाइपोल है तो ये फील्ड के अलॉन्ग रखा हुआ है, 0 से थीटा डिग्री एंगल पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसे रोटेट करने में। पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि सपोज एक एंगल पे ही रखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस फील्ड में, इसके बाद ये किसी एक और एंगल पे हम इसे ले जाना चाहते हैं, θ2 पे, θ1 एंगल पे रखा हुआ है, θ2 एंगल पे हम इसे ले जाना चाहते हैं, तो हमें कितना वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दो केसेस में कैलकुलेट करेंगे, 0 से θ डिग्री तक रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और θ1 एंगल से θ2 एंगल तक उसे रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक जनरल केस देखेंगे, वो जनरल केस हमें जितने भी वर्क डन हम पता करना चाहते हैं किसी भी एंगल से किसी भी एंगल तक उसे रोटेट करने में, वो हमें ईजिली बताएगा। ठीक है, तो हम जनरल केस देखेंगे इसका, और एक 0 से θ डिग्री पे से रोटेशन का एक केस देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं पहले, ये तो हम पता ही है ये चीज कि टॉर्क जो लगता है इलेक्ट्रिक टॉर्क को हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, यहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। केवल मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना। तो एक डाइपोल हमने कंसीडर किया कि ये एक डाइपोल है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है फील्ड के अलॉन्ग P, तो थीटा कितना है? 0 डिग्री, है ना। थीटा कितना है? 0 डिग्री। इसके बाद किया हमने, यहाँ क्या होगा? एक नेगेटिव होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। इस तरीके से ये डाइपोल रखा हुआ है ना। और हमें क्या करना है? हमें रोटेट करके इसको इस एंगल पे ले जाना है ना। आपने पढ़ा है ये चीज़ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ये इस डायरेक्शन में E, है ना, और एक डाइपोल अगर इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ माइनस है, यहाँ पॉजिटिव प्लस है, तो ये P है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये इस एंगल पे रखा हुआ है, तो एक टॉर्क लगता है इस पे, एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, और ये घुमा के इसे सीधा कर देगा इस फील्ड के अलॉन्ग। इसी तरीके से तो हो जाता है, ये हम जानते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि एक टॉर्क लगता है इस पे। क्या लगता है? टॉर्क। कितना होता है वो? पी ई साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर फॉर्म में कितना होता है? P क्रॉस E, है ना। तो ये टॉर्क लगता है, इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? P को हम बताया था क्या? P को लाइक दिस कर्ल करेंगे, P के अलॉन्ग फिंगर्स को, और क्योंकि बिकॉज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और डाउनवर्ड इनवर्ड टू द बोर्ड, डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की? इनवर्ड टू द बोर्ड, दिस, है ना। इस डायरेक्शन में एक टॉर्क लग रहा है, कौन सा टॉर्क है ये? इलेक्ट्रिक टॉर्क, है ना। तो ये से क्या कर देगा? फील्ड के अलॉन्ग कर देगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके अपोजिट ले जाना है, इसे घुमा के फिर से वहीं लाना है थीटा एंगल पे, यहाँ से फिर से हमें वहीं लाना है। तो यहाँ जो टॉर्क लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक टॉर्क लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड टू द बोर्ड, है ना। तभी तो ये से क्या कहते हैं, फील्ड के अलॉन्ग कर देगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये जो है इलेक्ट्रिक टॉर्क, है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम इसे फील्ड से फिर से थीटा एंगल पे लाना चाहते हैं ना। तो फिर से थीटा एंगल पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे इसके अपोजिट एक टॉर्क लगाना होगा, है ना। ये टॉर्क लगा हुआ है इनवर्ड टू द बोर्ड, तो हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा आउटवर्ड टू द बोर्ड, है ना। उसके लिए ये डायरेक्शन होती है आउटवर्ड टू द बोर्ड, इस तरीके से, है ना। अब ये P की डायरेक्शन ये है, P से लाइक दिस, है ना। एक एक्सटर्नल टॉर्क हमें लगाना होगा दिस, ये एक्सटर्नल टॉर्क हमें लगाना होगा,
तब जाके ये क्या होगा, फील्ड के अलॉन्ग, फील्ड से थीटा एंगल पे फिर से आ जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये फिर से एट एन एंगल थीटा, है ना, एट एन एंगल थीटा लाइक दिस। ये पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये थीटा एंगल। ओके, तो हम चाहते हैं इसे, इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हटा ही देते हैं, ये माइनस है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। हम इसको, ये पी की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, तो हम ये जो डाइपोल है इसको थीटा एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम टॉर्क लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड टू द बोर्ड, तभी ये रोटेट करके थीटा एंगल पे हो पाएगा। तो थीटा एंगल पे से ले जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना है, इसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक टॉर्क और जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा, ये वर्क डन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करेगा इस वर्क डन को, एक्सटर्नल एजेंट लगाएगा इस वर्क को, जो करेगा, है ना, काम जो करेगा, कौन करेगा, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल सोर्स करेगा इस काम को, है ना, उसे हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, है ना। ओके, तो चलिए यहाँ से इसे तो हटा देते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है बस कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो इसके अपोजिट लगेगा, उसे काउंटर टॉर्क भी हम कहेंगे। एक्सटर्नल टॉर्क को क्या कहेंगे, काउंटर टॉर्क, है ना, और बिल्कुल उसके इक्वल ही हम लगाएंगे काउंटर टॉर्क को, और ये रोटेट हो जाएगा एट एन एंगल थीटा। ओके, चलिए इसे हम कैलकुलेट करना है वर्क डन को, कि यहाँ हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो चलिए, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, वर्क डन। अच्छा, वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन को हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से, ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। कब कैलकुलेट करते हैं, जब फोर्स कैसा होता है, कांस्टेंट। फोर्स कैसा होता है, जब कांस्टेंट फोर्स होता है, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो सिंपल क्या कर देते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो होता है। अच्छा चलिए, लेकिन यहाँ जो हम टॉर्क लगा रहे हैं, यहाँ तो हम टॉर्क लगा रहे हैं, है ना, फोर्स तो नहीं, काउंटर टॉर्क हमें लगाना होगा आउटवर्ड टू द बोर्ड, तभी तो ये रोटेट होगा, है ना। तो यहाँ ये जो टॉर्क है उसे भी हम चेक करेंगे कैसा टॉर्क है वो। चलिए, अगर वर्क डन करना है हमें टॉर्क की फॉर्म में, वर्क डन, है ना, जब काउंटर टॉर्क लगा हुआ है तब वर्क डन क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ क्लास 11 में, टाउ डी टाउ थीटा, है ना, टाउ मल्टीप्लाई बाई थीटा, कितने एंगल से उसे हम रोटेट कर रहे हैं, ये आपने क्लास 11th में रोटेशनल वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। चलिए, इसे लर्न रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक बात है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू दिस, तो फोर्स इनटू, यहाँ हम एक डिस्टेंस r से मल्टीप्लाई और कर लें, d अपॉन r कर दें ऐसे, यहाँ पे यहाँ मैंने एक r से मल्टीप्लाई किया और r से डिवाइड कर दिया इसको, है ना, तो क्या होगा, ये क्या होता है, टॉर्क ही तो होता है, टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंटू डी अपॉन आर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये आर इसकी रेडियस है, अगर ये डी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेट कर रहा है, सपोज ये थीटा एंगल है, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन आर ही तो होगा, थीटा, थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन आर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे थीटा। तो यहाँ से आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इंटू थीटा। वैसे इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, केवल लर्न रखने के लिए आपको ये चीज़ बताइए यहाँ पे, है ना। तो वर्क डन क्या होता है, अगर टॉर्क लगा हुआ है वहाँ पे, तो टाउ इंटू डी, टाउ इंटू थीटा। ओके, चलिए, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन फोर्स अगर कांस्टेंट ना हो, कैसा हो, वेरिएबल फोर्स हो, तो उस कंडीशन में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफ इंटू डी थीटा, डी एक्स, यहाँ डिस्टेंस है तो एक्स ले रहे हैं हम, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में ना, विद प्रॉपर लिमिट x1 टू x2, क्लास 11 में पढ़ा होगा। जब फोर्स कैसा हो, वेरिएबल, कैसा फोर्स हो, वेरिएबल। ऐसे ही यहाँ जो टॉर्क है वो वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, कैसे है वो मैं भी बताऊंगा। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क इंटू डी थीटा, प्रॉपर लिमिट के साथ। लिमिट यहाँ किसकी ली थी हमने, एक्स की, यहाँ किसकी लेंगे, एंगल की, थीटा 1 से थीटा 2। कब, जब टॉर्क कैसा हो, वेरिएबल, कैसा टॉर्क हो, वेरिएबल,
है ना। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो सिंपल क्या करना है, टॉर्क मल्टीप्लाई बाई एंगल। लेकिन अगर टॉर्क वेरिएबल है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, जैसे हम फोर्स में करते थे वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। चलिए अब देखते हैं हम कि टॉर्क वेरिएबल है या फिर टॉर्क कांस्टेंट है ना, और इसका क्या मीन्स है। चलिए देखिए, यहां जो टॉर्क है, टॉर्क हम जानते हैं क्या होता है, पी ई साइन थीटा, थीटा पे डिपेंड करता है ना। पी उसका मूवमेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा, जिस फील्ड में रखा हुआ है वो कांस्टेंट होगा, थीटा ही चेंज होगा, है ना। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जीरो होगी वैल्यू साइन जीरो की तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम यहाँ 0 से 30 डिग्री तक घुमाएं तो टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, काउंटर टॉर्क। 60 तक घुमाएं तो कम, 60 तक घुमाएं तो ज़्यादा, 70 और ज़्यादा, 80 और ज़्यादा, 90 पे सबसे ज़्यादा टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा, है ना। तो टॉर्क कैसा है, वेरिएबल टॉर्क है। यहाँ पे टॉर्क कैसा है, वेरिएबल। चलिए इसका मीन्स क्या है, देखिए वेरिएबल का, ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मान लेते हैं ये 30 डिग्री एंगल तक हमने घुमाया इसको, किसे, डाइपोल को। इसे घुमाने के लिए हमें जो टॉर्क है वो मान लिया हमने, कितना है, 4 यूनिट टॉर्क है। इसके बाद नेक्स्ट 30 डिग्री हमने और इसे घुमाया, यहाँ से और 30 डिग्री हमने यहाँ से घुमाया, तो क्या हमें 4 यूनिट और लगाना पड़ेगा टॉर्क, नहीं, हमें टॉर्क और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लगभग 6 यूनिट का टॉर्क लगाना पड़ेगा। यही वेरिएशन कहलाता है टॉर्क में, कि 0 से 30 तक गए तो हमें टॉर्क की जो वैल्यू है वो कुछ और है, नेक्स्ट 30 पे और ज़्यादा बढ़ गई। मींस हर यूनिट डिग्री के लिए हम जिसे बढ़ा रहे हैं, उस टॉर्क को जो लगा रहे हैं, उस पर जो टॉर्क लगाना पड़ रहा है, हर यूनिट डिग्री के लिए हमें ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। मींस हर एक 1 डिग्री के लिए हमें जो टॉर्क है, फर्स्ट 1 डिग्री के लिए सपोज हम 2 यूनिट का हमें टॉर्क लगाना पड़ रहा है, तो नेक्स्ट एक और डिग्री उसमें रोटेट करना चाहते तो हमें टॉर्क 4 यूनिट का लगाना पड़ेगा, फिर और रोटेट करना चाहते तो और बढ़ जाएगा वो, ना, वो साइन के साथ इंक्रीज होता है ना, साइन के एंगल के साथ टॉर्क जो है इंक्रीज होता है। तो टॉर्क कैसा है यहाँ पे, वेरिएबल, है ना। टॉर्क कैसा है, वेरिएबल टॉर्क है। तो हमें कौन सा मेथड यूज करना होगा, इंटीग्रेशन का मेथड। तो हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि टॉर्क क्या है, वेरिएबल टॉर्क है ना। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको मानेंगे। जैसे ये जो हमें थीटा एंगल पे से रोटेट करना है, थीटा एंगल पे, तो हम क्या लेंगे, डी थीटा, बहुत सारे डी थीटा हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, डी थीटा। तो हर एक डी थीटा एंगल के लिए हमें जो रोटेट करना होगा, उसके लिए तो हम इसे टॉर्क को जो क्या कांस्टेंट मान सकते हैं ना, है। अगर डी थीटा बहुत छोटा सा पार्ट है ना, हमने 1 डिग्री के लिए 2 यूनिट है, 4 यूनिट, 1 डिग्री के लिए 2 यूनिट, 2 डिग्री के लिए रोटेट किया तो 4 यूनिट, मीन्स नेक्स्ट 1 डिग्री का जो डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम डी थीटा बहुत ही छोटा एंगल मान लें, डी थीटा को बहुत छोटा मान लें, तो हम टॉर्क को कांस्टेंट मान सकते हैं। टॉर्क को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, कि टॉर्क जो है बढ़ नहीं रहा। मीन्स हम डी थीटा का हमने रोटेट किया तो टॉर्क मान लिया 2 यूनिट है, तो नेक्स्ट डी थीटा के लिए भी टॉर्क 2 यूनिट, नेक्स्ट डी थीटा हम रोटेट करेंगे तो टॉर्क 2 यूनिट। तो बहुत सारे छोटे छोटे डी थीटा हम एंगल के लिए से रोटेट करेंगे, तो हर एक के लिए हम टॉर्क को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे टॉर्क को, है ना। तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, टॉर्क को जो है फिर कांस्टेंट मान लेंगे, तो फिर इसके साथ हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि स्मॉल वर्क डन के लिए हम टॉर्क मल्टीप्लाई बाई डी थीटा कर लेते हैं, है ना। यहाँ तो हमने कर लिया, क्या वर्क डन क्या हुआ, टॉर्क इंटू डी थीटा, या फिर वर्क डी डब्ल्यू अगर ये फोर्स के लिए लें तो एफ इंटू डी एक्स। यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्यों कर लिया, ये टॉर्क कांस्टेंट है, ये टॉर्क कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट। अगर फोर्स या टॉर्क कांस्टेंट होता है तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर ये कांस्टेंट नहीं होते तो फिर हमें इंटीग्रेशन करना होता है ना। तो इसीलिए हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल डी थीटा के लिए टॉर्क को बहुत स्मॉल डी थीटा के लिए टॉर्क को हम कांस्टेंट मान लेते हैं ना। इसीलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे इसका। वैसे ये इसमें एक्स्ट्रा की चीज़ें थी, है ना, टॉपिक से अलग करके, कि क्यों हमने इस चीज़ को यूज़ किया, वर्क डन को कैसे यूज़ करना है। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक
इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ था और हमने इसको घुमा के थीटा डिग्री पे से यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो हमें एक काउंटर टॉर्क लगाना होगा और काउंटर टॉर्क जो होगा, काउंटर टॉर्क जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड टू द बोर्ड, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक टॉर्क लगा हुआ है वो कैसे किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक टॉर्क किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड टू द इनवर्ड टू द बोर्ड। ओके, डायरेक्शंस के लिए आप वही P क्रॉस E वाला रूल फॉलो करोगे, है ना, थंब रूल है, कर्ल रूल, है ना। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट वर्क डन। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है 0 से लेके थीटा डिग्री तक, है ना, 0 से लेके थीटा डिग्री तक इसे रोटेट करने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टॉर्क इनटू डी थीटा। ओके, तो टॉर्क कितना होता है, PE साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होती है इसकी, वेक्टर फॉर्म P क्रॉस E, और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है PE साइन थीटा। तो यहाँ हम पुट करते हैं θ1 टू θ2, PE साइन थीटा डी थीटा। पहले कैसे रखा हुआ है, लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है फील्ड के अलाउ। तो थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, यहाँ पे कितना है थीटा डिग्री, है ना। तो हमें कहाँ से कहाँ तक रोटेट करना है इसे, θ1 इसकी लिमिट क्या होंगी, θ1 कितना होगा 0 डिग्री से लेके थीटा तक, है ना, 0 से लेके थीटा तक। तो नेट वर्क डन कितना होगा, P कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, फिक्स होता है एक किसी डाइपोल, गिवन डाइपोल के लिए। E इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है यूनिफॉर्म है, वो भी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, है ना, 0 से लेके और थीटा डिग्री तक। साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। चलिए PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा के रिलेटिव कर रहे हैं 0 से थीटा डिग्री तक, है ना। तो 0 से थीटा डिग्री तक रोटेट करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क डन कौन कर रहा है, ये एक्सटर्नल, ये भी ध्यान रखना है, एक्सटर्नल वर्क डन इन 0 टू थीटा डिग्री तक रोटेट करने के लिए कितना करना पड़ेगा हमें। अच्छा, यहाँ देखिए कॉस थीटा, यहाँ लिमिट पुट करना है बस, PE तो माइनस कॉस थीटा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस साइन आएगा, फिर माइनस कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, PE माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 की वैल्यू 1 और ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, वर्क डन दिस। तो यहां हम लिख देते हैं, तो एक्सटर्नल वर्क डन इन 0 डिग्री टू थीटा डिग्री रोटेट करने में कितना करना पड़ेगा हमें, PE 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और बहुत ही इजी होगा, यहीं से हम इसे, फिलहाल तो हमने 0 से लेके थीटा तक निकाला है, अब हमें इजीली निकाल लेंगे θ1 से लेके θ2 तक। फिलहाल चलिए इसे दोबारा ही दिखा देते हैं हम आपको, लाइक दिस। ये था 0 से थीटा डिग्री तक हमें रोटेट करना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अब इनिशियली अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है और उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है एट एन एंगल θ1, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल है P दिस, और ये θ1 एंगल पे रखा हुआ है, और हमें इसको θ2 एंगल तक ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है, θ2 एंगल तक। ओरिजिनल पोजीशन ये है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और θ1 से θ2 तक हमें इसे रोटेट करना है। माइनस दिस प्लस दिस θ1 और
दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। यही डाइपोल है, इसको हमने यहाँ से θ2 डिग्री तक रोटेट किया। अब हमें θ1 से θ2 तक रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सिंपल सा है, यहाँ पे पहले की तरह ही θ1 टू θ2 एक्सटर्नल एजेंट इस वर्क को करेगा। सिंपल टॉर्क इनटू डी थीटा और θ1 से θ2 वर्क डन। सिंपल फॉर्मूला हमने यूज किया। टॉर्क कितना होता है? PE sin θ, θ1 और θ2 डी थीटा। पहले की तरह P और E कांस्टेंट है, बाहर हो जाएंगे और माइनस कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और θ1 से θ2 लिमिट पुट कर देंगे। PE पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस कॉस θ2, फिर माइनस साइन आएगा, फिर माइनस कॉस θ1, माइनस माइनस प्लस, तो PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो वर्क डन θ1 से लेके θ2 डिग्री तक हमें करना है एक्सटर्नल सोर्स से। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? दिस इज द वैल्यू फॉर जनरल केस। ये कौन सा केस हो गया? जनरल केस। जनरल केस, ओके। तो जनरल केस में हमें वर्क डन दिस करना पड़ेगा। अब वही हमें यहाँ पे निकालें 0 से थीटा, तो 0 से थीटा लगाएंगे तो θ1 की जगह हम यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो दिस 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा तक ले जाना है तो ये θ2 की जगह थीटा रख देंगे, तो हमें फिर से यही मिल जाएगा, है ना। तो ये जनरल केस है। इस जनरल केस से हम निकाल सकते हैं सिंपल, किसी भी रोटेशन के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, सपोज गिवन हो, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको, एक्सटर्नल वर्क डन θ1 से लेके θ2 तक कितना होगा? PE cos θ1 माइनस cos θ2। दिस इज जनरल केस, θ1 से θ2 तक। चलिए इसमें सब केसेस लेते हैं हम। फर्स्ट, अगर हमें θ इक्वल्स टू 0 डिग्री से θ इक्वल्स टू θ डिग्री तक हमें इसे रोटेट करना है ना, तो कितना वर्क डन होगा? वही आ जाएगा पहले की तरह, 0 टू θ हमें रोटेट करना है, तो हम यहाँ θ1 की जगह 0 रखेंगे। PE cos 0 डिग्री माइनस cos θ, तो कितना आ जाएगा? PE 1 माइनस cos θ, 0 टू θ के लिए एक्सटर्नल वर्क डन, ओके। वही आ गया पहले की तरह, सिंपल। चलिए अब सेकंड केस देखते हैं। 0 से 90 डिग्री हमें इसे रोटेट करना है, 0 से 90 डिग्री। केस 2, θ इक्वल्स टू 0 डिग्री से θ इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें इसे रोटेट करना है, 0 से 90 डिग्री से रोटेट करना है हमें। कैसे करेंगे? वही फिर θ की जगह 0 यहाँ पे इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो θ इक्वल्स टू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक एक्सटर्नल वर्क डन, ओके। यहाँ फिर से PE cos θ1 cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू 1 और ये 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री से 0 टू 90 डिग्री एक्सटर्नल सोर्स PE, इसकी वैल्यू 1 और इसकी 0, ओके। ये हो गया 0 टू 90 डिग्री। ऐसे ही हम 0 टू 180 डिग्री निकाल सकते हैं ना, यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ पे 180 डिग्री, ओके। तो 1 माइनस 1 तो 2PE हो जाएगा, बिकॉज cos 80 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, है ना। ऐसे ही केस थर्ड, जिस एंगल के लिए हमें गिवन है तो हम उसके लिए इजीली निकाल सकते हैं कि वर्क डन θ1 से θ2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इसकी डायरेक्शन भी हमें बता सकते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगी। काउंटर टॉर्क जो होगी, काउंटर टॉर्क का मीन्स है जो हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रिक टॉर्क लग रहा है उसके अगेंस्ट हमें एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना होगा, उतना ही लगाना होगा। इस इनफाइनाइटली स्मॉल ज़्यादा लगा देंगे काउंटर टॉर्क को तो वो रोटेट हो जाएगा उतने ही एंगल से जितने के लिए हमें पूछा है उसने, ओके। θ1 से लेके θ2 तक लाइक दिस, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।